आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम CSR नेट जून 2018 में पूछे गए क्वेश्चन सेट ए के पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 21, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये आपका पार्ट बी में 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको 35 करने होते हैं और 35 क्वेश्चन जो होता है हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 70 नंबर का ये पार्ट बी होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। यदि थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं इस सेक्शन में। तो चलिए हम सबसे पहले पार्ट बी का 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है कि इसमें से 4 आपके पेप्टाइड दिए गए हैं, उन 4 पेप्टाइड्स में से कौन सा पेप्टाइड ऐसा है जो बोथ सिस और ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन शो करता है या एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट। तो हम सिस और ट्रांस क्या होता है कॉन्फॉर्मेशन ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो सबसे पहले हम सिस ट्रांस की यदि बात करें तो ये देखिए सिंपली, यदि 2 बल के ग्रुप x और y सेम साइड में हो तो उसको सिस बोलते हैं, और यही चीज़ यदि आपके अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। ये वाले बॉन्ड मान के चलिए यदि आपका पेप्टाइड है, तो हम इस पेप्टाइड में देखते हैं कि ये आपका जैसे कि पेप्टाइड है, ठीक है ना। इस पेप्टाइड का जो है आपको पता होगा कि 2 अमाइनो एसिड का, एक का एसिड ग्रुप दूसरा का NH2 ग्रुप जुड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन और इस कार्बन सी अल्फा के बीच को हम साई बोलते हैं, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन अल्फा के हम फाई बोलते हैं। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड जो एंगल होता है उसको हम ओमेगा बोलते हैं। ये ओमेगा क्या होता है, सिस और ट्रांस में डिफरेंट रहता है। सिस के केस में ये 0 और ट्रांस के केस में 180 रहता है, ठीक है ना, ओमेगा की वैल्यू। अब हम बात करें तो कि ये यदि आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, इस पेप्टाइड बॉन्ड का जैसे कि बल की ग्रुप सी अल्फा हो गया, इसका भी सी अल्फा हो गया। यदि सेम साइड में है तो ये कन्फर्मेशन कैसा हुआ, सिस। यही यदि अपोजिट साइड में चला जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ट्रांस, ठीक है। तो ये जनरली ट्रांसफॉर्म में आपका क्या होता है, पेप्टाइड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो आप सबसे पहले ये समझ दें कि कार्बन को हम सी अल्फा क्यों करते हैं। यदि आपका मान के चलिए कोई अमाइनो एसिड है, आपको पता है ये अमाइनो एसिड का एक एसिड से जुड़ा रहता है, एक एमीन से जुड़ा रहता है, ये एमीन से भी जुड़ा रहता है, ये ऊपर हाइड्रोजन हो गया और नीचे कोई भी आपका ग्रुप है। यदि H रहा तो ग्लाइसिन, CH3 रहा तो एलेनिन। तो ये एसिड से यदि कोई जुड़ा हुआ कार्बन है तो उसको हम सी अल्फा कहते हैं। उसके बाद यदि और दूसरा कोई कार्बन यहाँ पे आ जाए CH3 एलेनिन, वो सी बीटा हो जाता है, बीटा कार्बन हो जाता है। तो ये सी अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है प्रोलीन के केस में नहीं होता, और प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि एक साइक्लिक अमाइनो एसिड है। बेसिकली ये इमीनो है, बाकी सब अमाइनो है, ये इमीनो एसिड है, इमीनो, ठीक है। एमीन ग्रुप रहता है, ये एमीन ग्रुप है। तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण जनरली ये जो होता है लूप और आपके हेलिक्स में नहीं पाता है। यदि हेलिक्स में कहीं आ भी गया तो हेलिक्स वहाँ से मुड़ जाता है, लूप बना लेता है, या फिर बीटा लूप या हेयरपिन लूप जो भी है, बीटा टर्न, वहाँ पे आपको प्रोलीन बहुत अमाउंट में मिल जाएंगे। तो ये सिस और ट्रांस दोनों में को एग्जिस्ट करता है।
इसका कारण भी यही है क्योंकि उसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और सिस फॉर्म में कैसे रहता है, जब कार्बन अल्फा और कार्बन अल्फा जो है इसका दोनों सेम साइड में है तो ये आपका सिस हो गया। यही यदि अपोजिट साइड में चला गया तो ये ट्रांस हो गया। और एक दूसरा ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा जनरली क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में दो बल्कि ग्रुप दो डिफरेंट साइड रहेंगे ना, तो आपस में कोई वो नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगी, आपस में मार नहीं होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन चूंकि ग्लाइसिन केस में ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो है आपका सिस फॉर्म में भी आ जाता है। तो यही कारण है कि यदि एक दूसरा नियम ये भी है, यदि आपका कोई अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड मतलब ए मान के चलिए, उसके पहला अमाइनो एसिड कोई भी हो लेकिन दूसरा प्रोलीन हो ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि ये सिस और ट्रांस में होगा। प्रोलीन पहले आ जाए फिर दूसरे नंबर पे आपका कोई पहले शुरुआत हो या एंड में प्रोलीन आए तो ये सिस और ट्रांस फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोलीन जो है वो दूसरे नंबर का अमाइनो एसिड होना चाहिए। जैसे कि इस केस में देखिए ग्लाइसिन पहला हो गया, प्रोलीन दूसरा हो गया, तो इस केस में ये सिस और ये ट्रांसफॉर्म इजीली आपको देखा जा सकता है। तो इसका आपका आंसर जो है ये चौथा आपका आंसर राइट हो गया, वेलिन, प्रोलीन और CONH2। बाकी जो है ये सब आपके ट्रांसफॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। प्रोलीन दूसरा वाला पहले नंबर पे है इसलिए नहीं हुआ। यही यदि ग्लाइसिन के बाद प्रोलीन रहता तो ये भी आपका को एग्जिस्ट करता बोथ CS और ट्रांसफॉर्म में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका सही नहीं है। पहला है एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट ओबे माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स। तो माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स देखेंगे क्या होता है, और इसको ये ओबे नहीं करता है, ये बोल रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है कि फ्री एनर्जी चेंज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी बट नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता बल्कि स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। बिल्कुल ये भी बात इनकी सही है, आगे हम इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विबल। एक बोल रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो आपका इनहिबिशन है वो काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विबल, काइनेटिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, भिन्नता इनकी नहीं जांच सकते, ठीक है। ये ऑप्शन भी हम देखेंगे कौन सा सही है गलत है। और चौथा आपका ऑप्शन है K/Km। इसका आपको बता रहा है कि K/Km यदि 2 × 10⁸ है फॉर किसी भी एंजाइम तो वो इंडिकेट करता है वैल्यू क्लोज टू डिफ्यूजन कंट्रोल रेट ऑफ एनकाउंटर। मतलब एक तरह से कंट्रोल रेट है, लिमिट हो गया एक तरह से। यदि किसी भी एंजाइम का वैल्यू K/Km वैल्यू 10⁸ हो जाता है तो क्या ये सही है। तो चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो था आपका एलोस्टेरिक एंजाइम वाली, ये आपका है एलोस्टेरिक एंजाइम, ये है आपका, और ये आपका नॉर्मल एंजाइम है। नॉर्मल एंजाइम में क्या होता है, कोई रेगुलेटरी साइट नहीं होती जैसे कि इसमें है एलोस्टेरिक एंजाइम में, ठीक है। जो रेगुलर एंजाइम है वो मैक्लिस-मेंटन को फॉलो करता है। मैक्लिस-मेंटन जो सिंपल जो एंजाइम होता है ये आपका हाइपरबोलिक आपको कर्व देता है, जबकि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो पर सिग्मोइड कर्व देता है। सिग्मोइड कर्व देता है, इसमें जो होता है ये मैक्लिस-मेंटन लॉ को नहीं फॉलो करता, ठीक है ना, जबकि ये मैक्लिस-मेंटन लॉ को फॉलो करता है। तो ये क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि इसमें ये रेगुलेटरी साइट होते हैं और ये इसका रेगुलेट करता है इसका इफेक्टर। जैसे कि एक एलोस्टेरिक एंजाइम आपको मैं बता दूं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसमें जैसे प्रोडक्ट बनता है इसका प्रोडक्ट ही इसको इनहिबिट करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को। ऐसे ही आपको 3-4 और एंजाइम अपने आप को ढूंढना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि कौन सा एलोस्टेरिक एंजाइम है। और एलोस्टेरिक एंजाइम जो होता है ना वो फीडबैक रिएक्शन देता है। ये आप ज़्यादातर क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस और भी कई सारे जो पाथवे है उसमें आप देख सकते हैं, और आप एंजाइम को नोट कर सकते हैं कौन सा एलोस्टेरिक एंजाइम है कौन सा नॉर्मल एंजाइम है। तो ये पहला जो इनका था
कि भाई एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट ओबे माइक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स, तो ये बात इनकी ठीक होगी। लेकिन हमें उत्तर वो देनी है कि नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है वो उत्तर होगा, ठीक है ना। दूसरा है फ्री एनर्जी से रिलेटेड। फ्री एनर्जी बोलता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देता, बल्कि ये आपको स्पॉन्टेनिटी देती है। बिल्कुल इनकी ये बात सही थी, क्योंकि डेल जी जो होता है ना, डेल जी को डेल एच माइनस टी डेल एस ये होता है, और रेट कुछ और ही होती है। मान के चलिए यदि ए प्लस बी है और आपको यदि सी दे दिया प्रोडक्ट, तो रेट क्या होती है, वो रेट होती है कोई भी मान के चलिए रेट है के इंटू ए और इनकी सबस्ट्रेट की वो हो जाती है, तो ये आपका रेट होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया ये, ठीक है। तो ये रेट डेल जी नहीं देता, डेल जी आपको बताता है रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। यदि डेल जी की वैल्यू माइनस में है तो पॉसिबल है, फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है। यदि पॉजिटिव है तो बाय नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, और यदि ये जीरो हो गया डेल जी की वैल्यू तो वो इक्विलिब्रियम पे है। तो ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी इनका क्या था कि सही था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये एक्चुअली 3 प्रकार का इनहिबिशन होता है। जो नॉर्मल जो एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और आपका प्रोडक्ट देता है। बीच में एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मली होता है। लेकिन यदि इनहिबिटर आ जाए, कहाँ पे इनहिबिटर आ सकता है, कैसे इनहिबिट कर सकता है, उस बेसिस पे 3 टाइप का इनहिबिशन होता है। पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है कि भाई बाइंडिंग साइट जो होती है सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ, वहाँ पे इनहिबिटर भी इसके साथ कम्पीट कर जाता है, वो भी उस बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर सकता है और करता है, और यदि करता है तो इनहिबिट हो जाती है रिएक्शन। तो इस टाइप के इनहिबिशन को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। दूसरा जो है आपका यदि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अनकॉम्पिटिटिव ये होता है कि भाई आपका जो इनहिबिटर होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है, उसको अनकॉम्पिटिटिव बोलते हैं। और ये एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें आप सबस्ट्रेट बाइंड करे या ना करे, इनहिबिटर इसके साथ बाइंड कर लेता है एंजाइम के साथ, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यदि आपका एंजाइम इससे बाइंड कर लिया इनहिबिटर, तो इसका शेप चेंज हो जाता है, तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है नॉन कॉम्पिटिटिव में, इसमें जगह ही नहीं बचता, ठीक है ना। वैसे ही क्वेश्चन ऑप्शन में ये था कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है काइनेटिकली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नॉन डिस्टिंग्विशेबल, मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो ये उनका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कॉम्पिटिटिव है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव में Km वैल्यू इंक्रीज करता है, Vmax अनइफेक्टेड रहता है, लेकिन Km वैल्यू अनइफेक्टेड है इनका, Vmax जो होता है रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट है इनके काइनेटिक्स का। तो ये तीसरा ऑप्शन इनका गलत था, जो कि ये बोले थे कि हम इनडिस्टिंग्विशेबल है। ऐसा नहीं है भाई, डिस्टिंग्विशेबल है ये। तो ये आपका गलत है, तो यही आपका उत्तर हो गया। बाकी हम चौथे वाले को देखते हैं कि के कैट बाई के एम जो है वो क्या चीज़ होती है, और इसका यदि वैल्यू 10⁸ हो तो उसको क्या कंट्रोल रिएक्शन। तो के कैट बाई के एम हम जैसे कभी बता रहे थे कि भाई इसका जो होता है ये K1 होता है, ये K-1 होता है, ये K2 होता है। ये इसको जब आप सिंपल रिएक्शन हम निकालते हैं तो ये मैक्लिस इक्वेशन है, Vmax सबस्ट्रेट बाय Km प्लस एस। मैक्लिस ये Km इसका वैल्यू यही होता है K2 प्लस K-1 डिवाइड बाय K1 इक्वल टू मैक्लिस कांस्टेंट। और Vmax जो है वो K कैट ई टोटल तब हो जाता है जब आपका जो है सबस्ट्रेट जो हो Km से बहुत कम हो। मान लो जब आप इनिशियली कोई रिएक्शन शुरू होता है फिजिकल लेवल पे, तो ये मान के चलिए आपका Vmax जहाँ पे आधा होता है ना जिस सबस्ट्रेट पे, उस सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है आपका इधर की तरफ, और ये आपका वेलोसिटी है। तो ये Vmax ये है आपका क्या कहते हैं, ये Vmax जहाँ पे आधा हो जाता है उस कंसंट्रेशन को Km बोलते हैं,
ठीक है ना, ये वैल्यू Km है, इससे कम रहता है, बहुत कम है सबस्ट्रेट जब शुरू होता है। शुरुआत में सबस्ट्रेट कम है, जैसे खाना ही शुरू करते पहले मुंह में कुछ नहीं, एंजाइम लार तो रिलीज हो रहा है एमाइलेज, लेकिन हमारे पास खाना नहीं है, तो ये पहले तो एंजाइम टोटली फ्री हुआ ना, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता गया एंजाइम उससे बाइंड करता गया। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट बिल्कुल ही कम रहता है, तो आपका ये इक्वेशन जो है ये इस टाइप से हो जाता है V0 K_Km इक्वल टू E0 या S, इसी को आप E टोटल भी लिख सकते हैं। और ये इसका आपका जो है यूनिट जो होता है पर मोलर पर सेकेंड होता है, बायोमोलिकुलर रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। फ्री सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में ये जो है आपको ट्रांसफ़र करता है। और यदि इसका वैल्यू 10⁸ है तो इसको जो डिफ्यूजन कंट्रोल, हाँ इस मतलब एक तरह से इसका मैक्सिमम वैल्यू यही है K/Km। किसी भी मतलब बोलते हैं परफेक्शन को क्यों बोलते हैं, परफेक्ट एंजाइम है तो उसका वैल्यू 10 जैसे कार्बोनिक अनहाइड्राइड है उसका K/Km वैल्यू जो होता है 10⁸ होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ये परफेक्शन को प्राप्त हुआ है, सबसे तेज़ रिएक्शन भी होती है वो, बाकी इससे कम ही होते हैं। तो इसका लगे एक लिमिट है रिएक्शन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। अब हम तो इसलिए उसका जो 22वां का था ऑप्शन आपका तीसरा ठीक हो गया। अब हम 23 क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमाइनो एसिड आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक इन नेचर। ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक क्या होता है? ग्लूकोजेनिक वो होता है जो अमाइनो एसिड टूट के पाइरूवेट दे दे या क्रेब्स साइकिल के कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे, तो उस टाइप के अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक कहते हैं। और यदि कोई भी अमाइनो एसिड टूट के यदि आपको एसिटाइल कोएंजाइम या एसीटो एसिड दे तो वो कीटोजेनिक इन नेचर हो जाता है। तो इसमें इसे यही पूछ रहा है कौन सा पेयर है ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक इन नेचर है। तो हम सबसे पहले एक ये देखते हैं कि जितने भी येलो इन नेचर है ना, येलो वाला आपका ये है, ये आपका कीटोजेनिक है। ये टूट के क्या देता है, एसिटाइल कोएंजाइम है और एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दे रहा है। तो ये दोनों जो है ग्रुप ये कीटोजेनिक है। बाकी पाइरूवेट और इंटरमीडिएट दे रहा है क्रेब्स साइकिल का, तो ये आपका ग्लूकोजेनिक हो गया। तो आप देखिए फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। फिनाइल एलेनिन जो है ये आपका दोनों होता है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक इन नेचर, ठीक है ना। उसी प्रकार से टायरोसिन भी ऐसा ही है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक है, दोनों ही हैं। और भी कोई ऐसा हो जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक हो तो एक बार देख लेते हैं। ट्रिप्टोफैन भी ऐसा ही है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये ग्राफ ये आप देख के आप इसको आंसर कर सकते हैं कि कौन सा ग्लूकोजेनिक है कीटोजेनिक है। तो क्या है इसमें से, जैसे कि ग्लूकोजेनिक ये हो गया और कीटोजेनिक ये हो गया। बाकी इसमें क्या था, एलेनिन और लाइसिन, ये ग्लूकोजेनिक है, ये भी कीटोजेनिक है। एक तरह से ये दोनों तो सेम ही हो गया। ये 1 और 4 ऑप्शन तो होगा ही। लाइसिन ल्यूसिन ये दोनों कीटोजेनिक है, आइसोल्यूसिन फिनाइलिन दोनों ये दोनों कीटोजेनिक हो गया। और ये ग्लूकोजेनिक है, ये कीटोजेनिक है, ये ग्लूकोजेनिक है, ये कीटोजेनिक है। ये दोनों ही ऑप्शन इसका सही होगा, 1 और 4, ठीक है। इस टाइप का कभी बार हो जाता है क्वेश्चन में, तो 1 और 4 देना पड़ेगा आपको। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम इससे आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे 2018 जून के पार्ट बी का, और इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद आज के वीडियो में।